हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आईआर स्टडी चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ आधुनिक इतिहास के भाग नंबर 2। आज का टॉपिक हमारा रहेगा गवर्नर जनरल और वायसराय। इस वीडियो को आप कंप्लीटली एक बार ज़रूर पूरा देखिएगा, क्योंकि इस एक ही वीडियो में गवर्नर जनरल और वायसराय से जितने भी प्रकार के क्वेश्चन आंसर बनते हैं, इस एक वीडियो के अंतर्गत आपके सारे आंसर कंप्लीट हो जाएंगे। और मैं आपको बता दूं, इससे पहले मैंने एक और वीडियो बनाई थी जो कि यूरोपीय कंपनी को आगमन, बंगाल के नवाब और ब्रिटिश शासन के बारे में बताया गया था, जो कि भाग नंबर 1 था। आज ये भाग नंबर 2 है और आज का टॉपिक है हमारा गवर्नर जनरल और वायसराय। तो आइए इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। सबसे पहले हम निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका ऑप्शन नंबर 1 है रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, और दूसरा है विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो आइए इसका सही आंसर देखते हैं हम। इसका सही आंसर कौन सा है? इसका सही आंसर है बी, यानी विलियम बेंटिक भारत के प्रथम जनरल गवर्नर थे। ये बिल्कुल सही है। जो ऑप्शन नंबर ए है रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ये गलत है, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल नहीं थे, केवल गवर्नर थे। अगर मैं आपको बता दूं, बंगाल के प्रथम गवर्नर थे वो वॉरेन हेस्टिंग थे, और इन्होंने ही लगभग केंद्रीकरण का कार्य स्टार्ट किया था वॉरेन हेस्टिंग में। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या है वॉरेन हेस्टिंग्स 1774 ईस्वी में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया, और 1833 में लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर नियुक्त किया गया था, जो इस पद पर 1758 से 1760 ईस्वी तक एवं 1765 से 1767 ईस्वी अवधि में रहा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ए ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड मेयो और लॉर्ड डलहौजी। ये क्वेश्चन RSRTS प्री 1997 में पूछा गया था। तो इसमें भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के बारे में पूछा गया है। तो ऑप्शन में कहीं भी विलियम बेंटिक नहीं दिया गया है, तो ये क्वेश्चन यहाँ से गलत है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? यहाँ पे सही नहीं है पूछा गया है आपका। तो पहला देखते हैं, जन प्रशासन की नींव वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा मजबूती से रखी गई, जिस पर ऊपरी संरचना कार्नवालिस ने रखी। बी है, ईस्ट इंडिया कंपनी की सैनिक और असैनिक सुधारों करने का श्रेय रॉबर्ट क्लाइव को जाता है। और सी है, विलियम बेंटिक सबसे बड़े ब्रिटिश शासक में से एक था, क्योंकि उसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को संग्रहित किया था। और डी है, लॉर्ड डलहौजी ने द्वितीय के सिद्धांत के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में समृद्ध क्षेत्र जोड़े। तो इसका नहीं है आंसर पूछा गया है, तो नहीं है आंसर है आपका सी। तो आइए इसका ऑप्शन नंबर 1 लेते हैं। जन प्रशासन की नींव वॉरेन हेस्टिंग द्वारा मजबूती से रखी गई। तो ये सही है कि जो एक प्रशासनिक नींव थी वो वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा ही रखी गई थी, लेकिन इसका श्रेय कार्नवालिस को जाता है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, कार्नवालिस ने जैसे पुलिस सुधार है, न्यायिक सुधार है, फौजदारी संबंधित में कानून बनाए, राजस्व संबंध में नए नए कानून बने। तो ऊपरी जो ढांचा तैयार किया था कम्प्लीटली, वो कार्नवालिस के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी असैनिक और सैनिक सुधार का श्रेय ये क्लाइव को जाता है, ये भी सही है। इसके बाद देखते हैं हम डी ऑप्शन देखते हैं, लॉर्ड डलहौजी ने द्वितीय के सिद्धांत के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में समृद्ध क्षेत्र जोड़े। तो ये बिल्कुल सही है। द्वितीय का सिद्धांत मैं आपको बता दूं, ये राज्य हड़प जो नीति है या व्यापकगत जो नीति है लॉर्ड डलहौजी ने अपनाई थी, ने राज्यों को हड़प लेना और ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लेना, और इसके आधार पर ही उन्होंने समृद्ध क्षेत्र जोड़े थे। और विलियम बेंटिक को साम्राज्य संग्रहित में नहीं गिना जाता है, क्योंकि विलियम बेंटिक ने सती प्रथा है, डाकन प्रथा है, इस तरह के कार्य किए थे। और भारतीय लोगों के लिए शिक्षा का प्रावधान भी लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल के द्वारा ही किया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय
बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग था। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी इसका कौन सा है? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग इसका आंसर सही है। आइए क्वेश्चन नंबर इसकी व्याख्या देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 4 की 15 जनवरी 1784 को, डेट याद रखना, 15 जनवरी 1784 को एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स थे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है। ए है वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड डलहौजी, हेनरी लॉरेंस या लॉर्ड हेस्टिंग्स से संबंधित थी। तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है आपका ए, वॉरेन हेस्टिंग के संबंध में। अगर यहाँ पे सहायक संधियों की बात की जाए तो वेलेजली आएगा, और सुरक्षा प्रकोष्ठ की बात की जाए तो वॉरेन हेस्टिंग को ज़्यादा श्रेय दिया जाता है। इसकी व्याख्या में देख लेते हैं। आइए, सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति से वॉरेन हेस्टिंग्स और वेलेजली से संबंधित हैं। मैं आपको बता दूं, ये मोस्ट ऑफ इसलिए चालू की गई थी क्योंकि मैसूर और मराठों के साथ युद्ध होते रहते थे, और इन युद्धों से ब्रिटिश साम्राज्य की सुरक्षा करने के लिए उन्होंने घेरे की नीति या रिंग फेंच की नीति अपनाई थी, और ये इसका श्रेय था वो जाता है आपका वॉरेन हेस्टिंग्स को। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, रिंग फेंच नीति का संबंध इनमें से किससे है? हेनरी लॉरेंस, डलहौजी, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड क्लाइव। तो अभी ऊपर हमने व्याख्या में पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 5 में, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, वॉरेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली, डबल गवर्नमेंट को समाप्त किया था? मैं आपको इसका आंसर बताने से पहले इसके बारे में बता दूं, ये बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के कई छोटे बड़े एग्जाम में पूछा जाता है कि बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली किसने प्रारंभ की थी। तो ये प्रारंभ करने की बात पूछी जाए तो ये आ जाएगा रॉबर्ट क्लाइव ने। ये प्रारंभ करने की रॉबर्ट क्लाइव ने, लगभग रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 में बंगाल में द्वैत शासन चालू किया, और 1772 ईस्वी तक की डबल गवर्नमेंट यानी द्वैत शासन प्रणाली लागू रही थी। लेकिन वॉरेन हेस्टिंग्स, जब वॉरेन हेस्टिंग का शासनकाल था तो वॉरेन हेस्टिंग ने इस प्रणाली को समाप्त कर दिया था, और ये समाप्त किया गया था जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो समूह होते थे, उन जो कंपनी के जो समूह होते थे उनको सामूहिक रूप से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहा जाता था, यानी संचालक मंडल। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को संचालक मंडल भी कहा जाता है, और उनका कार्य था व्यापार करना, और उन्होंने बंगाल में जो द्वैत शासन प्रणाली थी उसको समाप्त किया था। तो इसका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग्स। अगर प्रारंभ करने की बात करें तो इसका श्रेय क्लाइव को जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। किस गवर्नर जनरल पर महाअभियोग का मुकदमा चलाया गया? वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेजली। तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है ए, वॉरेन हेस्टिंग्स। अब ये महाअभियोग प्रक्रिया क्या है? महाअभियोग क्या है? जिस तरह से भारत के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं या राष्ट्रपति को अपने समय अवधि से पूर्व यानी पद से हटाया जाता है, तो एक पद से हटाने की एक विशेष प्रक्रिया होती है जिसे महाअभियोग कहा जाता है। तो उस समय भी ये था कि महाअभियोग क्या है? किसी को पद से हटाना, यानी अपने कार्यकाल से पहले ही जो पद से हटा देते हैं उसे महाअभियोग प्रक्रिया कहा जाता है, और ये उस समय वॉरेन हेस्टिंग पर लगाया गया था, यह मुकदमा चलाया गया था। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। वॉरेन हेस्टिंग के अन्यायपूर्ण और निरंकुश कार्यों के कारण उस पर महाअभियोग मुकदमा चलाया गया, जो 1788 से 1795 तक चलता रहा था। किंतु ब्रिटिश संसद ने उनकी सेवाओं को देखते हुए सभी देशों से मुक्त कर दिया था। यह भी कहा गया कि वॉरेन हेस्टिंग ने सब कुछ साम्राज्य के हित के लिए, न कि अपने लिए किया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद में महाअभियोग का मुकदमा चलाया गया था? अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में व्याख्या में पढ़ा था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, वॉरेन हेस्टिंग। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 को हम देखते हैं कि भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी। तो मैंने आपको इससे पहले बताया था, जो एक न्यायिक प्रशासन है, फौजदारी है, कर यानी टैक्स लेने के संबंध में नए नए कानून, यानी जो प्रशासनिक ऊपरी ढांचा बनाया था वो किसने बनाया था, लॉर्ड कार्नवालिस ने बनाया था। तो यहाँ से ऑप्शन देखते हैं, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड कार्नवालिस, लॉर्ड एटली, लॉर्ड कर्जन। तो यहाँ से इसका आंसर है बी, लॉर्ड कार्नवालिस। इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कार्नवालिस। अगर यहाँ पे न्यायिक संगठन की जगह फौजदारी संगठन की बात आ जाए या राजस्व संगठन की बात आ जाए तो भी कार्नवालिस को इसका श्रेय जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रतिबंधित सिविल सेवा का सर्जन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जानी गई। इसका सही आंसर है, प्रशासनिक की बात की गई है, न्यायिक की बात की गई है और फौजदारी की बात की जाए तो इन सभी में कौन आ जाएगा, कार्नवालिस। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, कार्नवालिस। लेकिन अगर देखा जाए तो राजस्व अधिकारी के रूप में कलेक्टर पद का सर्जन या इसकी जो नींव रखी गई थी तो वो वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा रखी गई थी, वो वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा लिखी गई थी। लेकिन वॉरेन हेस्टिंग को श्रेय नहीं दिया गया, ऊपरी ढांचा कार्नवालिस ने तैयार किया और बहुत सारे नियम सुधार सब कुछ कार्नवालिस ने किए, इसलिए इसका श्रेय किसको जाता है, इसका श्रेय कार्नवालिस को दिया जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया बेंटिक के शासनकाल में, कार्नवालिस के शासनकाल में, कर्जन के शासनकाल में या डलहौजी के शासनकाल में। तो हम इसको पहले ही पढ़ चुके हैं, 20 का सही आंसर है कार्नवालिस के शासनकाल में। आइए क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं, लॉर्ड कार्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है। तो यह है गाजीपुर में, गाजीपुर, बलिया, वाराणसी या गोरखपुर। तो इसका सही आंसर है आपका ए, गाजीपुर के अंतर्गत। इसकी व्याख्या देखते हैं, लॉर्ड कार्नवालिस 1786 से 1793 ईस्वी, 30 जुलाई 1805 से 5 अक्टूबर 1805 तक बंगाल का गवर्नर जनरल रहा था। इसमें भारत में इस्तमरारी अथवा स्थायी बंदोबस्त, न्यायिक संहिता, भारतीय लोक सेवा के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। इसकी मृत्यु 5 अक्टूबर 1805 को, डेट याद रखना, 5 अक्टूबर 1805 को गाजीपुर उत्तर प्रदेश में हुई। तो यहीं पर इसकी कब्र स्थित है। मैं आपको यहाँ पर तो ये स्थायी बंदोबस्त के बारे में एक बार मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्थायी बंदोबस्त है क्या। कि ये लॉर्ड कार्नवालिस के शासनकाल में प्रारंभ किया था। ये मद्रास प्रेसिडेंसी में और बम्बई प्रेसिडेंसी में लागू किया गया था। ये एक प्रकार का मतलब राजस्व वसूल करने की विधि बनाई गई थी। इसमें क्या किया गया था कि सारी ज़मींदारी था उसका स्वामी ज़मींदार को बना दिया गया था और 20 वर्षों के लिए उस ज़मींदार को वो ज़मीन दे दी गई और किसी एक निश्चित दिन उसका राजस्व एकत्रित करने सीधे अंग्रेज अधिकारी को उसका राजस्व दिया जाता था। इस तरह की जो स्थायी बंदोबस्त थी भारत में लगभग 19% भूभाग पर फैली थी, 19% भूभाग पर फैली हुई थी। और ये सबसे ज़्यादा मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में तो रैयतवाड़ी थी। स्थायी बंदोबस्त आपका था बंगाल, बिहार और उड़ीसा में चालू किया गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। लॉर्ड वेलेजी द्वारा लागू की गई सहायक संधियों व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू नहीं होता है। यहाँ पे नहीं होता है पूछा गया है। एक सिंपल सा क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछा जाता है कि सहायक संधियों का जाल किसने प्रारंभ किया या सहायक संधियाँ किसने प्रारंभ की थी। तो लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधियाँ प्रारंभ की थी और राज्य हड़प नीति थी वो किसने प्रारंभ की थी। ये भी एक प्रकार का अलग क्वेश्चन बनता है, राज्य हड़प नीति या व्यापक नीति। तो ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा प्रारंभ की गई थी। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के ए ऑप्शन, दूसरों के खर्च पर एक बड़ी सीमाएं बनाए रखना। बी है भारत को नेपोलियन के खतरे से सुरक्षित करना। सी है कंपनी के लिए नियत आय का प्रबंध करना।
भारतीय रियासतों के ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करना। तो इसमें ए ऑप्शन सही है। अगर सही की बात करें तो ए ऑप्शन सही है। लॉर्ड डलहौजी ने जो सहायक संधि था उसमें यही सोचा था कि भारत के जितने भी राज्य हैं उनको सहायक संधि के अंतर्गत उनको अपने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया जाए और उस राज्य या उस राजा के खर्चे पर ही उसकी सेना तैयार की जाए। तो दूसरों के खर्च पर एक बड़ी सेना बनाए रखना उसका उद्देश्य था। भारत में नेपोलियन का खतरा सुरक्षित हो गया क्योंकि अब सेना तैयार हो चुकी थी, तो नेपोलियन का खतरा भी उसका टल गया था। और डी है भारतीय रियासतों को ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करना, ये भी सही है। कंपनियों की आय के प्रबंध के बारे में उसने कुछ सुनिश्चित नहीं किया था, तो इसका जो सही नहीं है, नहीं के बारे में पूछा गया तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा सी। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, इसका आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था पेशवा बाजीराव द्वितीय, रंगूजी भोसले, दौलतराव सिंधिया, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर ए है पेशवा बाजीराव द्वितीय। पेशवा बाजीराव द्वितीय इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे पूछा गया आपको पहला मराठा सरदार पूछा गया है, तो कौन सा हो जाएगा? पेशवा बाजीराव द्वितीय। आइए इसकी व्याख्या की ओर देख लेते हैं। दौलतराव सिंधिया और जसवंत होलकर दोनों पूना में अपने आप को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शित करना चाहते थे। बाजीराव द्वितीय सिंधिया का साथ दे रहा था और उसने 1801 में जसवंत के भाई की हत्या कर दी। परिणाम स्वरूप जसवंत होलकर की सेना ने पूना पर आक्रमण किया और पेशवा और सिंधिया की संयुक्त सेना को पराजित किया। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है, बाजीराव द्वितीय भागकर अंग्रेजों की शरण ले लेते हैं और इसके द्वारा ही तो अंग्रेजों और मराठों की प्रथम संधि होती थी। आइए इसकी व्याख्या को और देख लेते हैं थोड़ा कि बाजीराव द्वितीय ने भागकर बसीन में शरण ली। 31 दिसंबर 1802 को अंग्रेजों ने बसीन की संधि की थी। इसको अच्छे से एक बार देख लेना। बसीन की संधि कब हुई थी? 31 दिसंबर 1802 में बसीन की संधि हुई थी। अंग्रेजों और किसके मध्य? बाजीराव सिंधिया के मध्य हुई थी। इस संधि के अनुसार पेशवा बाजीराव द्वितीय अंग्रेजों की सुरक्षता स्वीकार कर ली और यह संधि मराठाओं द्वारा अंग्रेजों के साथ की गई प्रथम संधि थी। कौन सी थी? प्रथम संधि कब की गई थी? 31 दिसंबर 1802 को की गई थी, जिसे बसीन की संधि कहा जाता है। आइए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, 1802 की बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे? तो ऊपर हमने क्वेश्चन नंबर 15 में इसकी व्याख्या पढ़ी है। इसका आंसर बी है, अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय के बीच में। अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय के बीच में है। क्वेश्चन नंबर 17, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक था? अवध का नवाब, हैदराबाद का निज़ाम, पेशवा बाजीराव द्वितीय, ट्रावनकोर का राजा। या ट्रावनकोर यानी केरल वाला राज्य था, उसको ट्रावनकोर कहा जाता था। तो आपको मैं यह बता दूं कि सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक पूछा गया तो अवध का नवाब आएगा। अगर यहाँ पे ये सामान्य रूप से सहायक संधि पूछी गई है तो यहाँ पे आंसर इसका अवध का नवाब, ए ऑप्शन सही है। लेकिन यदि यहाँ पे ये पूछा जाता है कि वेलेजली की सहायक संधियों के अधीन कौन सा राज्य था या सबसे पहले किसने स्वीकार की थी, तो हैदराबाद के निज़ाम आ जाता। यहाँ पे इसका आंसर क्या हो सकता है? हैदराबाद के निज़ाम। लेकिन यहाँ पे इसका आंसर ए है, अवध का नवाब। आइए इसकी व्याख्या में आपको समझ में आ जाएगा कि हैदराबाद के निज़ाम और अवध के नवाब कैसे हैं। वेलेजली ने सहायक संधि का आविष्कार नहीं किया। इस प्रणाली का अस्तित्व पहले ही से था। सर्वप्रथम डुप्ले प्रथम यूरोपीय था। इस डुप्ले के नाम था डुप्ले प्रथम यूरोपीय था जिसने सेनाई किराए पर भारतीय राजाओं को दी थी। क्लाइव के काल से यह प्रणाली लगभग सभी गवर्नर जनरल ने अपनाई थी। वेलेजली की विशेषता केवल यह थी उसका विस्तार अपने संपर्क में आने वाले सभी देशी राजाओं के संबंध में इसका प्रयोग किया। और प्रथम सहायक संधि 1765 में अवध से की गई थी। प्रथम सहायक संधि डुप्ले के द्वारा 1765 में कर ली गई थी। क्लाइव ने इसको आगे बढ़ाया था। जब कंपनी निश्चित धन के बदले उसकी सीमा की सुरक्षा का वचन दिया तो अंग्रेज रेजिडेंसी को लखनऊ में रखना स्वीकार किया।
नोट को ध्यान से पढ़ें। यदि प्रश्न में वेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पूछा जाए तो वो कौन आएगा? हैदराबाद के निज़ाम आएगा। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेजली, सर जॉन सोरा या लॉर्ड ऑकलैंड? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी? ए, हैदराबाद के निज़ाम ने तो सबसे पहले ही सहायक संधि अधीन कर ली थी। हैदराबाद के निज़ाम ने सबसे पहले अधीन की। सी, जोधपुर के राजपूत राज्यों ने भी कर ली थी, मैसूर के शासकों ने। इंदौर के होलकर राजाओं ने नहीं की थी। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा आपका इंदौर के होलकर राज्य ने, या इंदौर के जो होलकर शासक थे इन्होंने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। लॉर्ड वेलेजली 1798 में, ये कई बार पूछा गया कि कब स्टार्ट की थी, तो 1798 में प्रारंभ किया था इन्होंने सहायक संधियों को। भारतीय राजाओं को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया गया। इंदौर के होलकर ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। जिन राज्यों ने वेलेजली की सहायक संधि स्वीकार हुए थे, इसको अच्छे से याद करना क्योंकि कई बार सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस राज्य ने कब सहायक संधि की थी। तो हैदराबाद के निज़ाम 1798 में सबसे पहले, मैसूर 1799 में, तंजौर 1799 में, अवध 1801 में, पेशवा 1802 में, बरार के भोसले 1803 में, सिंधिया 1807 में, जयपुर, जोधपुर, मच्छेरी, बूंदी तथा भरतपुर ने भी सहायक संधियाँ कर ली थी। लेकिन राजपूत राज्यों ने क्या किया था, थोड़ा बाद में किया था, लगभग 1805 या 6 में किया था। आप यहाँ पे इतना याद रखना, सहायक संधियाँ अलग हैं और राज्य हड़प नीति भी अलग हो जाएगी। राज्य हड़प नीति के अंतर्गत ब्रिटिश साम्राज्य में किसको मिलाया जाएगा एंड किन किन राज्यों को मिलाया जाएगा, वो सन अलग हो जाएंगे। और सहायक संधि के तहत अंग्रेज अधिकार के अंतर्गत होना, ये शासन भी अलग हो जाएंगे या ये समय भी अलग हो जाएंगे। जैसे हैदराबाद अगर अवध का पूछा जाए तो 1801 में जो अवध है वो सहायक संधि के अंतर्गत आ गया, लेकिन 1856 में जब कुशासन लगा दिया था, कुशासन के आरोप में अवध को छीन लिया था, तो वो सन अलग हो जाएंगे और सहायक संधि के सन अलग हो जाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाले प्रथम भारतीय देशी शासक कौन थे? ग्वालियर के सिंधिया, पंजाब के दिलीप सिंह, नागपुर के भोसले, बड़ौदा के गायकवाड़ या बी है हैदराबाद के निज़ाम? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, हमने ऊपर व्याख्या में भी पढ़ा था। तो प्रथम देशी रियासत या सबसे पहले किसने किया था? हैदराबाद के निज़ामों ने 1798 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 21 से निम्नलिखित पर विचार कीजिए जिन्होंने लॉर्ड वेलेजली के साथ सहायक संधि की थी और उनके द्वारा किए गए संधियों का सही काल अनुक्रम नीचे दिए गए कुट से पता कीजिए। यानी ये क्वेश्चन ये कहता है किन किन ने संधियाँ कब यानी किस राज्य ने संधि कब की थी। हैदराबाद ने सबसे पहले 1798 में कर ली थी। इसके बाद मैसूर ने 1799 में की थी, अवध ने 1801 में की थी और सिंधिया ने 1804 में की थी। तो इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर है ए आपका। सबसे पहले ए ही आएगा क्योंकि हैदराबाद के निज़ाम ने सबसे पहले कर ली थी कब? 1798 में। दूसरा हो जाएगा मैसूर जो कि 1799 में है, अवध है 1801 में तीसरा, और चौथा है 1804 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया? तो सहायक संधि बहुत बारी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधियों का जाल अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, ईस्ट इंडिया कंपनी राजपूत राज्यों से सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य था? इसका ए ऑप्शन है शत्रु के विरुद्ध सैनिक सहायता प्राप्त करना। ये नहीं था क्योंकि सैनिक सहायता प्राप्त नहीं करना चाहते थे अब तो, क्योंकि वो दक्षिण के बहुत सारे राज्यों के साथ में और दक्षिण पूर्वी भारत के राज्यों के साथ में सहायक संधियाँ कर चुके थे और उनकी सेना उनके अंतर्गत आ चुकी थी।
तो ए ऑप्शन नहीं है। मराठा पिंडारी आक्रमण से राज्यों की सुरक्षा, ये भी नहीं है। किरात के रूप में धन प्राप्त करना, ये तो नहीं था क्योंकि अंग्रेज वैसे ही ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करने लग गए थे। और अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना, तो इसका डी ऑप्शन सही है। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाए, आइए इसके आंसर भी देख ले। डी, अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 से निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है। आइए इसकी व्याख्या के साथ इसको देख लेते हैं। बक्सर का युद्ध 1764 में, ये बिल्कुल सही है। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था, ये बिल्कुल सही है। किस किस के मध्य हुआ था? मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला और हिंदुस्तान के बादशाह शाह आलम द्वितीय, इन तीनों की एक संयुक्त सेना थी। मीर कासिम थे, अवध के नवाब सिराजुद्दौला थे और हिंदुस्तान के बादशाह शाह आलम द्वितीय, इन तीनों की संयुक्त सेना। और हेक्टर मुनरो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहे थे। और बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर या 23 अक्टूबर 1764 में और हेक्टर मुनरो विजय रहे थे इसमें। सहायक संधि 1863 में, ये बिल्कुल गलत है। सहायक संधि 1798 में वेलेजली ने प्रारंभ की थी और हैदराबाद के निज़ामों को पहले अधिग्रहण किया था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एक 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा, ये बिल्कुल सही है। डी है, ब्रिटिश नागरिक एवं कंपनियों के लिए भारत में व्यापार का खोला जाना, यह 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा, तो ये भी सही है। अगर यहाँ पे हमको बता दूँ, ये जो सी ऑप्शन है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार जो 1813 का एक्ट आया था उसमें इसका प्रावधान कर लिया गया था, लेकिन पूर्ण रूप से एकाधिकार समाप्त नहीं किया था। तभी तो ऑप्शन डी सही हो गया कि ब्रिटिश नागरिक और कंपनियों के लिए भारत में व्यापार खोला जाना 1813 में संभव हो गया था, लेकिन जैसे ही सी ऑप्शन के ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार 1833 में बिल्कुल समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, नीचे लिखे गवर्नर जनरल में से किस एक ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी? तो उस समय लॉर्ड डलहौजी, कॉर्नवालिस, वेलेजली या हेस्टिंग्स था। तो लॉर्ड वेलेजली था, जो कि सहायक संधियों के स्वरूप में भारत के अनेक राज्यों को अधीन करते जा रहे थे। तो ये आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सी, लॉर्ड वेलेजली। क्वेश्चन नंबर 26 से आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ था वह है लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेजली या वॉरेन हेस्टिंग्स। तो ये है लॉर्ड हेस्टिंग्स, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड हेस्टिंग्स। इस कौन सा है? आंग्ल नेपाल युद्ध। आइए इसकी व्याख्या के साथ इसमें इसको देख लेते हैं। आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 और 16 के बीच में हुआ था। कब हुआ था? आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 और 16 के बीच में लॉर्ड हेस्टिंग्स के गवर्नर जनरल के काल के दौरान हुआ था, जो कि 1815 की सुगाली की संधि से समाप्त हुआ। इस संधि को याद रखना, ये जो सुगाली की संधि थी 2 दिसंबर 1815 को लेखबंद हुई थी, जिसका अनुमोदन मार्च 1816 को किया गया था। 2 दिसंबर 1815 को सुगाली की संधि हुई थी, किस युद्ध के द्वारा? आंग्ल नेपाल युद्ध के दौरान की गई थी। क्वेश्चन नंबर 27, सुगाली की संधि हुई थी, अभी ऊपर क्वेश्चन व्याख्या मैंने पढ़ा 2 दिसंबर 1800 कब पढ़ा था? 2 दिसंबर 1815 को। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यहाँ पे नहीं पूछा गया है। जिस तरह से हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध मैंने आपको पहले ही बता दिया, हेक्टर मुनरो विजय रहे थे। 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। फिर लॉर्ड हेस्टिंग आंग्ल नेपाल युद्ध, ये भी हमने पढ़ा था, ये भी सही है, यानी इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है। लॉर्ड हेस्टिंग्स अभी सुगौली की संधि हुई थी 2 दिसंबर 1815, ये भी सही है। इसके बाद है लॉर्ड वेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध और लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के द्वारा। तो इसका आंसर डी गलत हो जाएगा आपका। इसका आंसर है डी,
लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध, ये गलत है। तो यानी यहाँ पे 3 ऑप्शन सही हो जाएंगे आपके। हेक्टर मुंद्रो बक्सर का युद्ध, बी लॉर्ड हेस्टिंग्स आंग्लो नेपाल युद्ध और लॉर्ड वेलेजली। चतुर्थ आंग्लो मैसूर युद्ध के समय कौन था? लॉर्ड वेलेजली। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तृतीय आंग्लो मराठा युद्ध 1817 और 18 ईस्वी में हुआ। लॉर्ड हेस्टिंग के समय हुआ, न कि कॉर्नवालिस के समय। विकल्प डी सुमेलित नहीं है। चतुर्थ आंग्लो मैसूर युद्ध 1799, ये तारीख याद रखना आप, इस दिनांक को, कि चतुर्थ आंग्लो मैसूर युद्ध लॉर्ड वेलेजली के समय हुआ था। लॉर्ड वेलेजली के शासनकाल में 1799 में आंग्लो नेपाल हेस्टिंग में, और 15 मई को 1815 को संधि के तहत सुगाली की संधि के तहत समाप्त हुआ था। बक्सर 1764 में हेक्टर मुंद्रो के नेतृत्व में लड़ा गया, तो हेक्टर मुंद्रो विजय रहे थे और मीर कासिम की पराजय हुई थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, सर टॉमस मुंद्रो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे थे? तो इसका आंसर है 1820 से 1827। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए 1820 से 1827 में। इसकी व्याख्या देखते हैं। सर टॉमस मुंद्रो 1820 से 1827 ईस्वी तक मद्रास के गवर्नर रहे। दक्षिण भारत में भू राजस्व वसूली हेतु लागू की गई व्यवस्था रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। ये दक्षिण भारत में मैंने आपको पहले बताया था, एक तो स्थायी बंदोबस्त और रैयतवाड़ी के। स्थायी बंदोबस्त बिहार, बंगाल और उड़ीसा में लागू की गई थी, और रैयतवाड़ी थी वो दक्षिण भारत में मद्रास प्रेसिडेंसी और मुंबई प्रेसिडेंसी में लागू की थी सर कैप्टन मुंद्रो और कैप्टन रीड के द्वारा। इस व्यवस्था के जन्मदाता टॉमस मुंद्रो और कैप्टन रीड थे, जिन्होंने सर्वप्रथम तमिलनाडु के बारामहल जिले में लागू किया। तत्पश्चात ये मद्रास, मुंबई के कुछ हिस्से, असम, कुर्ग, कर्नाटक, आधुनिक कर्नाटक के एक भाग में लागू हुई थी। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि ये रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, ये किस तरह चलती थी। इसमें जो संपूर्ण ज़मीन होती थी उसका जो स्वामी होता था उस किसान को बना दिया जाता था, और किसान को अनुमाप के आधार पर इतनी ज़मीन है तो इतना आपको राजस्व देना है। इस तरह से ये रैयतवाड़ी चल रही थी, और ये रैयतवाड़ी भारत के 51% भाग पर, भारत पे लगभग 51% भाग पर चली थी, और जबकि स्थायी बंदोबस्त भारत के 19% भाग पर चला था। ये सर्वाधिक चली थी रैयतवाड़ी। किसने लागू किया था इसको? कैप्टन रीड और सर टॉमस मुंद्रो ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? मैंने आपको इससे पहले बताया था कि लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधियों के अधीन राज्य का आना वो एक अलग बात थी, और कुशासन लगा के राज्य को ग्रहण कर लेना और राज्य की हड़प नीति थी वो किसकी थी? राज्य व्यापकगत नीति या राज्य की हड़प नीति थी वो लॉर्ड डलहौजी की थी। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि कुशासन के आधार पर मैसूर राज्य को ले लिया था। तो यहाँ पे इसका ए वेलेजली, विलियम बेंटिक, होर्डिंग वेस्ट, लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो इसका सही आंसर है यहाँ पे विलियम बेंटिक ने। ये शासनकाल पूछा गया है कि किसके शासन में ऐसा हुआ था, तो विलियम बेंटिक के शासनकाल में मैसूर राज्य पर कुशासन का आरोप लगा दिया गया था। इसकी व्याख्या रखते हैं। विलियम बेंटिक ने 1831 में मैसूर और 1834 में कुर्ग एवं कछार की रियासतों को प्रदेश में मिला लिया, क्योंकि तथाकथित रूप से वहाँ अधिक कुशासन व अव्यवस्था थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 32 को देखते हैं। निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरल में से कौन एक तृतीय आंग्लो मैसूर युद्ध से संबंधित है? वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर जॉन शोर, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो इसका सही आंसर है बी। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तृतीय आंग्लो मैसूर युद्ध के समय कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस था। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंध था? तो जनरल हेनरी, कैप्टन स्लीमैन, अलेक्जेंडर बर्न्स, कैप्टन पेम्बरटन। तो मैं आपको ये बता दूं ये ठग प्रथा क्या थी या ठगों का दमन क्या था। ये क्या था
कि दक्षिण पूर्वी भारत में या दक्षिणी भारत में मुख्य रूप से ये हिंदू, चाहे हिंदू धर्म के अनुयायी हो, चाहे मुस्लिम धर्म के अनुयायी या किसी भी धर्म के अनुयायी हो, ये पशुओं की बलि के साथ साथ में इंसानों की बलि देना भी प्रारंभ कर दिया था। तो जब अंग्रेज़ों ने सती प्रथा को रोकथाम के उपाय के प्रयास किए तब लोगों ने इतना समर्थन नहीं किया, लेकिन जब अंग्रेज़ अधिकारी ने ठगों का दमन करना चाहा कि जो लोगों की बलि दी जा रही थी, बलि प्रथा को रोकथाम के लिए, तो कैप्टन स्लीमेन ने रिपोर्ट दी थी। कैप्टन स्लीमेन को आगे किया था और इसके नेतृत्व में ठगों का दमन किया। तब लोगों ने, वहाँ के स्थानीय लोगों ने इसका सरकार का बहुत ज़्यादा समर्थन किया था, लेकिन सती प्रथा में सरकार का समर्थन नहीं किया था। तो इसका सही आंसर इसका हो जाएगा आपका कैप्टन स्लीमेन। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। ठगों में हिंदू और मुसलमान दोनों धर्म की अनुयायी सम्मिलित थे, परंतु वास्तव में ये लोग काली या दुर्गा अथवा भवानी की पूजा करते। प्राय अपने शिकार का सिर काट कर देवी के चरणों में बलि के रूप में चढ़ाते। उन्हें विश्वास था कि यह धंधा विधि का विधान है तथा उनके शरीर की मृत्यु उनके भाग्य में उसी प्रकार लिखी थी। सती प्रथा के प्रश्न पर तो कुछ मतभेद था, किंतु ठगी के विषय में समस्त जनता ने सरकार का समर्थन दिया था। कैप्टन विलियम बेंटिक ने कैप्टन स्लीमेन को ठगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए नियुक्त किया। उसने लगभग 1500 ठगों को बंदी बना लिया। ठगों को फांसी, शेष को आजीवन करवा दिया। 1837 के पश्चात संगठित रूप से ठगों का अंत हो गया। तो किसके शासनकाल में पूछा जाए, अगर ठगों का अंत का शासनकाल पूछा जाए तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में थे। और ये रिपोर्ट किसने दी थी या उसको इसके विरुद्ध में कार्रवाई के लिए नियुक्त किया था, तो कैप्टन स्लीमेन थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में किया था, तो इसका आंसर क्वेश्चन हो जाएगा बी, कैप्टन स्लीमेन। सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई, वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड कर्जन, विलियम बेंटिक या लॉर्ड कैनिंग। तो इससे पहले मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 2 के अंतर्गत या क्वेश्चन नंबर 1 में, जो सती प्रथा है, डाकन प्रथा है, भारतीय लोगों की शिक्षा के लिए प्रावधान, ये सभी के सभी कार्य लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा किए गए थे। तो आइए इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर है आपका सी, लॉर्ड विलियम बेंटिक, इसका सही आंसर हो जाएगा। राजा राम मोहन राय जैसे प्रबुद्ध भारतीय सुधारकों ने विलियम बेंटिक को इस प्रथा के अवैध घोषित करने की प्रेरणा दी। बहुत से समकालीन प्रगति समाचार पत्रों ने इसका समर्थन दिया और विलियम बेंटिक ने कानून बनाकर सती प्रथा को पूरी तरह प्रतिबंध किया। दिसंबर 1829 के नियम 17, इस नियम को याद रखना, ये पूछा जाएगा कब किया गया था, तो 1829 के नियम 17 द्वारा विधवाओं को जलाना अवैध घोषित कर दिया। आरंभ में यह कानून केवल बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू किया गया और 1830 में मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी में भी लागू किया गया। तो ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि विलियम बेंटिक की जगह नाम राजा राम मोहन राय का भी आ सकता है। तो दोनों नाम याद रखने हैं। भारत में सती प्रथा के रोकथाम के प्रयास एक तो विलियम बेंटिक के द्वारा किए गए थे और राजा राम मोहन राय के द्वारा किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की थी, तो 1829 में। अभी व्याख्या में ऊपर क्वेश्चन में हमने देखा था 1829 में नियम नंबर 17 बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 37, निम्न में से किस वर्ष बंगाल ने दासों के निर्यात को रोक दिया गया था, 1764, 1789, 1858 या 1868। तो इसका आंसर है बी आपका 1789 में। ये बंगाल निर्यात को रोका कर, ना कि दास प्रथा को अंत किया था। इस क्वेश्चन को याद रखना कि बंगाल में दासों के निर्यात को रोका गया था, दास प्रथा को नहीं रोका गया था या अभी तक। तो 1789 में दास के निर्यात पर रोक लगा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 से, लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा अवध का अंग्रेज राज्य में विलय निम्न में से किस रीति से हुआ था, यानी अंग्रेज राज्य में विलय किस, लॉर्ड वेलेस्ली ने क्या, अपहरण की नीति, युद्ध द्वारा, सहायक संधि द्वारा, कुप्रशासन के कारण। तो सहायक संधियाँ तो वेलेस्ली ने चलाई थी, अपहरण की नीति से कोई मतलब नहीं, युद्ध द्वारा वो तो स्टार्टिंग में हुए थे। इसके बाद देखते हैं कि कुप्रशासन के कारण लॉर्ड डलहौजी ने सबसे ज़्यादा दो नीति का उपयोग किया। एक तो
व्यपगत नीति अपनाई थी इन्होंने। सबसे एक तो नीति अपनाई थी व्यपगत नीति, यानी राज्य को हड़प लेना, और दूसरी नीति अपनाई थी कुप्रशासन का। किसी कारण को लेके उस राजा पर कुप्रशासन का आरोप लगा दो, उस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लो। तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा कुप्रशासन के कारण राज्यों को अपने अंदर मिलाने की रीति को अपना लिया था। और किसको पूछा गया है? ये अवध को पूछा गया है। एक तो मैसूर था विलियम बेंटिक के शासनकाल में। विलियम बेंटिक के शासनकाल में कौन सा राज्य था? मैसूर था, जिसको कुप्रशासन के आरोप लगाकर अंदर कर लिया था, यानी ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। और यहाँ मोस्ट ऑफ अवध के लिए पूछा गया है ये, तो यहाँ कुप्रशासन का कारण बताया गया अवध के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं इसके साथ में। लॉर्ड डलहौजी ने अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर कुशासन, कौन से नाम याद रखना, वाजिद अली शाह पर कुशासन का आरोप लगाकर 13 फरवरी 1856 को अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया। इसे अतिरिक्त डलहौजी के व्यपगत या राज्य हड़प नीति के सिद्धांत के अंतर्गत विलय, जैसे ये सारे नाम याद रखना। 1848 ईस्वी में जैतपुर और संबलपुर, 1849 ईस्वी में बगाद रियासत थी, ये सारी रियासतें हैं। बगाद रियासत 1850 में, उदयपुर 1852 में, झांसी 1853 में, नागपुर 1854 में और करौली 1855 के अंतर्गत थी। ये सारी रियासतों को कब कब मिलाया गया था, इन तारीखों को जरूर याद रखना कि कई बार सीधा पूछ लिया जाता है कि 17 को कब लिया गया था, जैतपुर को लॉर्ड डलहौजी ने अपने ब्रिटिश साम्राज्य में कब मिलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बगाद रियासत किस वर्ष ब्रिटिश में विलय किया गया था। तो अभी ऊपर क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कब था, 1850 में। बगाद रियासत कब थी? बगाद रियासत थी 1850 के अंतर्गत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 1850। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय कब हुआ था। पहली बात तो अवध को विलय किस कारण किया गया था? कुप्रशासन का आरोप लगाया था, ना कि राज्य हड़प नीति के अंतर्गत। और इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी, 1856 में। दोनों को याद रखना, अवध को एक तो कुप्रशासन का आरोप लगा, वाजिद अली खान वहाँ का शासक था, और 1856 में इसको ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। अगर सहायक संधि की अवध बात की जाए तो सहायक संधि के तहत तो 1801 में आया था। कब? 1801 के अंतर्गत। अधोलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित है? यहाँ पे सुमेलित की बात कही है 1849 में संतारा का विलय, ये बिल्कुल गलत ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि सतारा का जो विलय हुआ था ये 1848 में हुआ था। कब हुआ था? 1848 के अंतर्गत हुआ था। पंजाब का विलय 1848 में, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन सी देखते हैं, 1856 में अवध का विलय, तो ये सही है, अभी हमने पढ़ा। और 55 में झांसी का विलय, 55 में झांसी का विलय नहीं हुआ था, झांसी का विलय 1853 में हुआ था। 55 में तो आपका करौली का विलय हुआ था। तो यहाँ पे सही आंसर पूछा गया, तो सही है आपका सुमेलित है, तो सी है 1856 में अवध का विलय। संतारा 1848 में है, झांसी 1855 में नहीं, 1853 में है, करौली 1855 में है। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से किसने विलय की नीति नियोजित और क्रियान्वित की थी? विलय की नीति, तो विलय सहायक संधि वेलेजली ने याद करना, सहायक संधि वेलेजली थी, और विलय की नीति लॉर्ड डलहौजी ने अपनाई थी। यहाँ पे सी इसका आंसर हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। क्वेश्चन नंबर 43, ब्रिटिश राज्य कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में से किस एक का शासक हटा दिया था? अवध, झांसी, नागपुर या संतारा। तो इसमें सही आंसर हम पहले पढ़ के आ चुके हैं, कौन सा था? ए, अवध। कब था? 1856 में। शासक कौन था? वाजी अली खान था, उसको हटा दिया था। और कौन किसने हटा? लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि के तहत। अगर सहायक संधि की बात पूछी जाए तो 1801 में वेलेजली के सहायक संधि के अंतर्गत आया था। और राज्य हड़प नीति या कुप्रशासन का आरोप तो 1856 में आया था, अवध। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
44 भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में राजसी राजाओं के विलय क्रम पर विचार कीजिए। यानी कौन सा राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में कब विलय हुआ था उसके बारे में उसका समय बताना है। तो झांसी हुआ था आपका लगभग 1853 के आसपास, 1853 में झांसी था। और संबलपुर वाला इलाका जैतपुर और संबलपुर था वो 1849 में थे, 1849 में। झांसी 1853 में, संबलपुर 1849 में और संतारा सबसे पहले संतारा हुआ था 1848 में, 1848 में। तो यहाँ पे सबसे पहले ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, फिर ये। आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है आपका सी, यानी सबसे पहले सतारा कब हुआ था? 1848 में, 1848 के अंतर्गत हो गया था। फिर संबलपुर 1849 में और झांसी 1853 के अंतर्गत हो गई थी, 1853 में। 45 क्वेश्चन देखते हैं। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार हुआ था, मैंने प्रथम आपको बताया था कौन था? सतारा 1848 में, झांसी तो 1853 में, करौली 1855 में, संबलपुर 1849 में, सॉरी। सतारा कब हुआ था? 1848 में हुआ था सबसे पहले सतारा। ये हुआ था 53 में, 1853 में, ये 1855 में, ये 1849 में। तो सबसे पहले कौन था? सतारा। तो इसका सही आंसर है सतारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 46 है। जेम्स एंड्रयूज रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड नॉर्थ, लॉर्ड कर्जन। तो ए इसका सही आंसर है। लॉर्ड वेलेजली का नाम था जेम्स एंड्रयूज रैमजे। क्वेश्चन नंबर 47 है। अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ था, अर्थात सिंध राज्य को कब ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत मिला लिया था? ये क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि सिंध जो राज्य था विजय पाना अर्थात ब्रिटिश साम्राज्य में कब मिला लिया था? तो लॉर्ड एलनबरो के शासनकाल में, होर्डिंग्स या हमस्टर्ड या ऑकलैंड के शासनकाल में। तो इसका सही आंसर है लॉर्ड एलन बेरो के शासनकाल में मिलाया था। कब मिला था? लॉर्ड एलन बेरो के शासनकाल के अंतर्गत मिला दिया गया था। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन बेरो का काल है 1842 से 44 के दौरान अगस्त 1843 में सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया और प्रथम आंग्ल युद्ध का एक प्रमुख परिणाम था। यानी एलन बेरो के काल में हुआ था प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा किया था 1843 में। कब किया गया था? 1843 में लॉर्ड एलन बेरो के शासनकाल में। उनका शासनकाल का 1842 से 1844। लॉर्ड एलन बेरो का शासनकाल क्या था? 1842 से 44। और इसी बीच में 1843 में सिंध को उन्होंने कब्जा कर लिया और ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है। निम्नलिखित में से कौन सा अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था? तो जेम्स आउट्रम, स्लीमैन, सीआर हेबर या जनरल लो था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जेम्स आउट्रम। जेम्स आउट्रम था जब अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में कुशासन का आरोप लगाकर, तो इसीलिए इस जेम्स आउट्रम की रिपोर्ट के आधार पर ही इसको मिला लिया था। जेम्स आउट्रम को वहाँ ब्रिटिश रेजिडेंट के रूप में नियुक्त किया और उसने वहाँ जो वाजिद अली खान था उसका शासक था, उस पर कुशासन का आरोप लगा लिया और अंग्रेज अधिकारी को रिपोर्ट दी कि अवध में कुशासन चल रहा है, जनता में अव्यवस्था उत्पन्न हो चुकी है। इस तरह से जब इसने रिपोर्ट दी जेम्स आउट्रम ने, तब जो बड़े अधिकारी थे उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य या ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत अवध को मिला लिया था। ये इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 1854 में स्लीमैन के स्थान पर जेम्स आउट्रम को अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट बनाया गया। उसने कहा कि अवध का प्रशासन बहुत दूषित है, जनता की अवस्था बहुत शोचनीय है
आउटरम की रिपोर्ट को ही फरवरी 1856 में अवध के अधिकरण का आधार बनाया गया। 1857 के विद्रोह के लखनऊ में ब्रिटिश रेजिडेंट हेनरी लॉरेंस थे जो कि विद्रोही के हाथों मारा गए थे। तो रिपोर्ट देने वाले कौन थे? आउटरम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? तो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा, या लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, या लॉर्ड कर्जन के द्वारा, या लॉर्ड लिटन के द्वारा। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको हमेशा याद रखना। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, ये जो भारत में रेलवे का जनक लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है। डाक तार बेतार सेवा का जनक भी लॉर्ड डलहौजी का माना जाता है। फिर शिक्षा के लिए वुड स्पेज, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा, वो भी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही भारत आया था। यानी भारत में प्रथम रेल लाइन किस गवर्नर जनरल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। इसमें 3 बातें याद रखना। एक तो लॉर्ड डलहौजी ने भारत में रेलवे का जनक माना जाता है, फिर डाक तार बेतार सेवा का जनक माना जाता है, इसके बाद पीडब्ल्यूडी विभाग का भी इन्होंने निर्माण किया था, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। इसके बाद एक और बात याद रखना इसमें कि जो वुड डिस्पेच था, यानी भारतीय लोगों की शिक्षा के लिए जो वुड डिस्पेच था, वो भारतीय शिक्षा का जो मैग्ना कार्टा था, यानी उसका जो एक घोषणा पत्र था, उस घोषणा पत्र में भारत में शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या सुधार किए जाना चाहिए, लंदन के जो विश्वविद्यालय उसके तरफ पे, मद्रास कलकत्ता में जो यूनिवर्सिटी या जो महाविद्यालय बनाए, उनकी एक रूपरेखा तैयार की थी। तो उस वुड डिस्पेच भी किसके समय में लाया गया था? लॉर्ड डलहौजी के समय में। और प्रथम रेल थी, भारत की प्रथम रेल मुंबई से थाना के बीच में चलाई गई थी, 16 अप्रैल 1853 में चलाई गई थी। और पहले इंजन का नाम है ब्लैक ब्यूटी, उस रेलवे का इंजन का नाम था। इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत में रेल निर्माण की दिशा में प्रथम प्रयास ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया। प्रथम लाइन 1853 में मुंबई से थाने के बीच में, इसकी समय फिक्स 16 अप्रैल है। 16 अप्रैल 1853 दिनांक याद रखना। 16 अप्रैल 1853 को चलाई गई थी मुंबई से थाने के बीच में। और उस इंजन का नाम था ब्लैक ब्यूटी इंजन या काला सुंदर लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ? हावड़ा, श्रीरामपुर, मुंबई, ठाणे, मद्रास, गुंटूर, दिल्ली और आगरा। तो क्वेश्चन में व्याख्या पढ़ चुके थे हम। कहाँ से चलाई गई थी? मुंबई और ठाणे के बीच में। तो 16 अप्रैल 1853 को लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाई गई थी। भारत में पहली रेल लाइन कब शुरू हुई थी? तो 1853 में, 16 अप्रैल 1853 को चलाई गई थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की? ईस्टर्न रेलवे, मद्रास रेलवे, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे, अवध तिरहुत रेलवे। तो इसका सही आंसर देखते हैं। इसका आंसर है बी, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। इसका आंसर कौन सा? जो मुंबई में रेल चली थी, मुंबई से ठाणे के बीच में, तो उस रेल यात्रा का प्रारंभ किस कंपनी के द्वारा किया गया था? यानी ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 54 है, ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम मुख्य या प्रमुख विस्तार हुआ था? डफरिन के समय में, डलहौजी के समय में, कर्जन के समय में, या लिटन के समय में? यानी सबसे पहले सहायक संधियों को अपनाया गया, फिर डलहौजी ने राज्य हड़प नीति अपनाएगी। तो अंतिम रूप से ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार किसके शासनकाल में होता है, ये पूछा गया है यहाँ पे। तो इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा डफरिन के समय में। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 1885 में तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। याद रखना सन, तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था 1885 ईस्वी में। 1 जनवरी 1886 को बर्मा को ब्रिटिश भारत में मिला लिया गया। 1 जनवरी 1886 को बर्मा को ब्रिटिश भारत में मिलाया गया। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार था, उस समय वायसराय लॉर्ड डफरिन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट यानी पीडब्ल्यूडी कार्य, आज के समय में जो सड़क निर्माण का मुख्य रूप से कार्य किया जाता है,
या जो भी सरकारी छोटे मोटे कार्य के PWD डिपार्टमेंट के द्वारा किए जाते हैं को 1845 और 55 के दौरान ने पहले से इसका स्वरूप दे दिया। यह स्वरूप किसने दिया था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑकलैंड या हेस्टिंग्स। मैंने आपको पहले ही बताया था कि द वुड डिस्पैच किसके शासनकाल में लाया गया था? लॉर्ड डलहौजी। डाक तार बेतार सेवा का जनक लॉर्ड डलहौजी। भारत में रेलवे का जनक डलहौजी। और PWD विभाग का निर्माण भी डलहौजी के शासनकाल में ही हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, लॉर्ड डलहौजी। क्वेश्चन नंबर 56 है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया? डलहौजी, कैनिंग, हार्डिंग या लॉर्ड लॉरेंस। तो लॉर्ड कैनिंग के समय में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम शासन लागू किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड कैनिंग इसका सही आंसर है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। ईश्वरचंद्र विद्यासागर के अथक प्रयासों के फलस्वरूप, ये नाम याद रखना, ईश्वरचंद्र विद्यासागर के अथक प्रयासों के फलस्वरूप लॉर्ड कैनिंग ने 28 फरवरी 1856, ये इसका समय बताया गया, वैसे ये याद रखना आप, 26 जुलाई 1856 को विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित किया गया था। 26 जुलाई 1856 को विधवा पुनर्विवाह 1856 हुआ। इस अधिनियम को लॉर्ड डलहौजी के समय प्रारूपित और प्रस्तुत किया गया था। इसमें दो नाम आप मुख्य रूप से याद रखना। इसको क्वेश्चन वापस देखते हैं, पर विधवा पुनर्विवाह किसके शासनकाल में? तो शासनकाल की बात की जाए तो ये लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। कौन हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग। लेकिन भारतीय कौन था इसमें? तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर। ईश्वरचंद्र विद्यासागर था जिसने इसके अथक प्रयास किए थे। जिस तरह से सती प्रथा को राजा राम मोहन राय ने प्रयास किए थे, उसी तरह विधवा पुनर्विवाह में किस भारतीय ने सहायता की थी? तो वह था ईश्वरचंद्र विद्यासागर। और अंग्रेज अधिकारी कौन था? लॉर्ड कैनिंग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुना। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से याद रखना। ये क्वेश्चन कई छोटे मोटे एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है कि घोषणा पत्र कहाँ पढ़ा गया था, कब पढ़ा गया था या किसने पढ़ा था। इस टाइप तीनों टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इससे। तो लॉर्ड कैनिंग ने, मैं आपको यह बता दूं इसका सही आंसर आपका लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि 1 नवंबर 1858 को जब ये घोषणा पत्र इलाहाबाद के दरबार में पढ़कर सुनाया गया था, तो उस समय भारत में एक गवर्नर जनरल की जगह एक नया पद का सर्जन हुआ था, वो था वायसराय। यानी भारत के अंतिम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड कैनिंग थे। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। और भारत का प्रथम वायसराय कौन हो गया? लॉर्ड कैनिंग। इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि गवर्नर वायस या गवर्नर जनरल का पद के स्थान पर वायसराय का पद कब बनाया गया था? इलाहाबाद दरबार में कब? 1 नवंबर 1858 में बनाया गया था। अंतिम गवर्नर कौन था? लॉर्ड कैनिंग। प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। 1857 की महान क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम था महारानी की उद्घोषणा। यह उद्घोषणा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में हुए दरबार में भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग द्वारा उद्घोषित की। इसे इलाहाबाद का दरबार भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक भारत का प्रथम वायसराय था? अगर अंतिम गवर्नर पूछे तो भी लॉर्ड कैनिंग आ जाएगा, और प्रथम वायसराय पूछे तो भी इसका आंसर लॉर्ड कैनिंग ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। कहाँ पे? इलाहाबाद में। मैंने आपको बताया था कि इलाहाबाद का दरबार भी कहा जाता है या कहाँ। ये तीन टाइप के विषय क्वेश्चन में थे। कब पढ़ा गया था? तो 1 नवंबर 1858 को। 1 नवंबर 1858 को कहाँ पढ़ा? इलाहाबाद में। और किसने पढ़ा था? लॉर्ड कैनिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया था। तो 1858 के भारत सरकार के अधिनियम ने लॉर्ड कैनिंग ने 1860 के सनद के जारी किए जाने से या 1858 के साम्राज्य के घोषणा पत्र में। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा डी। 1858 के जो इलाहाबाद दरबार में जो घोषणा पत्र हुआ था महारानी विक्टोरिया के द्वारा, वो क्योंकि महारानी विक्टोरिया ये समझ चुके थे कि जिससे 1857 में एक महान क्रांति हुई थी, उस दौरान भारत के अधिकांश राज्यों को
एक तो वेलेजली की सहायक संधियों के द्वारा और लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति के द्वारा उनके अंतर्गत तो कर लिया था, इन्हें ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार तो हो गया था, लेकिन अब कोई हस्तक्षेप किया तो विद्रोह फिर से चालू हो सकता है। इसलिए उन्होंने क्या किया, अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकार गोद लेने की अधिकार को पुनः स्थापित कर लिया ताकि कोई विद्रोह नहीं हो सके, राजा अपना शासन करते रहे, ब्रिटिश राज्य के अंतर्गत उनका शासन चलता रहेगा। तो इसका सही आंसर है आपका डी, 1858 की हुदूद घोषणा के समय। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया था 1858 के इलाहाबाद दरबार के अंतर्गत, या फिर 1856 में या 1877 में या 1885 में। देखो, अगर घोषणा की बात करें तो 1858 में था, लेकिन नियुक्ति की गई थी वो 1877 में की गई थी, सॉरी 57 में नहीं। ये इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। राजसी उपाधि अधिनियम रॉयल टाइटल एक्ट, राजसी उपाधि अधिनियम रॉयल टाइटल एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा 1876 में पारित किया गया। इस अधिनियम के तहत महारानी विक्टोरिया को 1 जनवरी 1877 को दिल्ली दरबार में भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। इसी प्रकार सम्राट एडवर्ड VII को 1903 में, जॉर्ज पंचम को 1911 में भारत का सम्राट घोषित किया। तो आपको सबसे ज़्यादा डेट यही याद रखनी है, 1 जनवरी 1877 को दिल्ली दरबार में भारत के साम्राज्ञी कौन था, महारानी विक्टोरिया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, 62 है। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया? सती प्रथा को किसने समाप्त किया, दास प्रथा को किसने समाप्त किया, विधवा पुनर्विवाह किसने, ये सारे के सारे वायसराय आप जरूर याद रखना। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, लॉर्ड एलन बैरो के शासनकाल में। इसका सही आंसर है लॉर्ड एलन बैरो के शासनकाल में। दास 1789 में बंगाल में दास का जो निर्यात होता था, आयात निर्यात होता था, उसको रोका गया था। इस बात को याद रखना आप, इस डेट को। 1789 में बंगाल में दास आयात निर्यात को रोका गया था, लेकिन दास प्रथा का उन्मूलन नहीं किया गया था। दास प्रथा का उन्मूलन लॉर्ड एलन बैरो के शासनकाल में किया गया था, लॉर्ड एलन बैरो। आइए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है। लॉर्ड निम्नलिखित युग्म में से कौन सा एक सही सुमेलित है? लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त, बी है वेलेजली चतुराई पुनः निष्क्रियता, लॉर्ड डलहौजी सहायक संधि, लॉर्ड कैनिंग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। तो इसका सही आंसर देखा जाए तो इसका सही आंसर तो यही है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त किया था। मैंने बता दिया, स्थायी बंदोबस्त भारत के 19% भाग पे फैला था, बंगाल, बिहार और उड़ीसा वाले इलाकों में चल रहा था। लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि अपनाई थी, ये नहीं। लॉर्ड डलहौजी ने राज्य हड़प नीति अपनाई थी। और यहाँ पे जो चतुराई निष्क्रियता है वो जॉन सरमन के द्वारा अपनाई की थी, या ये आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं एक बार। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में स्थायी बंदोबस्त प्रणाली लागू की, जबकि चतुराई ये जॉन लॉरेंस है, जॉन सरमन नहीं सॉरी, जॉन लॉरेंस के द्वारा अपनाई गई थी। सहायक संधि वेलेजली ने, व्यपगत नीति डलहौजी ने। इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ओम ह्यूज ने लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप याद रखना यहाँ पे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? ओ ह्यूम ने की थी। शासनकाल डफरिन का शासनकाल कम पूछा जाता है, लेकिन किसने की थी ये ज़्यादा पूछा जाता है, तो ओ ह्यूम ने की थी। आइए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका सुमेल सही नहीं है? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त, लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि, डलहौजी ने व्यपगत नीति, या लॉर्ड कैनिंग ने उच्च निष्क्रियता नीति। तो ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगर देखा जाए तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त किया था, वेलेजली ने सहायक संधि अपनाई थी, लॉर्ड डलहौजी ने व्यपगत नीति, राज्य हड़प नीति, ये भी सही है। लॉर्ड कैनिंग ने उच्चतम निष्क्रियता नहीं अपनाया था। तो इसका सही अगर सुमेल नहीं है पूछा गया, हमें यहाँ पूछा गया सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे डी इसका आंसर है, सुमेलित नहीं है ये, क्योंकि उच्च निष्क्रियतम नीति
या निष्क्रियता की जो नीति थी वो लॉरेंस के द्वारा अपनाई गई थी। आइए इसकी क्वेश्चन नंबर 65 पर स्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में आरंभ किया गया था? स्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया था? तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस का सही आंसर हो जाएगा, बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। तो नहीं पूछा गया है, तो ए देखते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त, ये इसका सही है, ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद है बी, लॉर्ड वेले सहायक संधि है, हेस्टिंग्स, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध और विलियम बेंटिक 1829 का 70वां रेगुलेशन। मैंने आपको बताया था, ये नियम याद रखना, 1829 का 70 विलियम बेंटिक ने जो सती प्रथा चालू किया, सती प्रथा को रोकथाम करने के उपाय किए थे, वो कब किए गए थे? 1829 में राजा राम मोहन राय के साथ में मिलकर। अब यहाँ पे सही आंसर की सुमेलित नहीं है पूछा गया है, तो हम सुमेलित नहीं है वो देख लेते हैं। तो इसका आंसर सी है, लॉर्ड हेस्टिंग्स है, जो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध नहीं था। इसकी व्याख्या देखते हैं, आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध जो कि 1803 से 1805 के बीच में हुआ था, इस डेट को याद रखना। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 के बीच में हुआ था। लॉर्ड वेलेजली के शासनकाल में हुआ था। हेस्टिंग के काल में तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध और अंतिम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में मराठाओं के पश्चात की पराजय के पश्चात लॉर्ड हेस्टिंग ने पेशवा की गद्दी 1818 में समाप्त कर दी। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट ये बात याद रखनी है आपको, लॉर्ड हेस्टिंग ने पेशवा की राजगद्दी कब समाप्त की थी? तो वो की थी 1818 में। पश्चिमी भारत में स्थित पेशवा का समस्त प्रदेश मुंबई प्रेसिडेंसी मिला दिया। इसके अतिरिक्त कंपनी ने बुंदेलखंड, मालवा, शेष भारत, जिस पर पेशवाओं का प्रभुत्व, राजनीतिक अधिकार कर लिया गया था। आइए इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेशवाई को कब समाप्त किया गया? अभी मैंने ऊपर क्वेश्चन में आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा आपको किसको याद रखना, पेशवा की राजगद्दी कब समाप्त की थी? तो वो की थी 1818 में। 1818 में इस पेशवा की राजगद्दी समाप्त कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने राजपूतों की देशी रियासतों के साथ वर्ष 1817 और 1818 की अधीनस्थ संधि की बातचीत के लिए भेजा? यानी उनकी बातचीत, इनमें शासनकाल नहीं पूछा गया, ये पूछा गया है कि किसने बातचीत के लिए भेजा गया था। ये RS-28 2018 में पूछा जा चुका है क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर देखिए, इसका सही आंसर बी, चार्ल्स मेडकोफ। चार्ल्स मेडकोफ को वार्तालाप के लिए भेजा गया था, इसका शासनकाल नहीं पूछा गया। आइए इसकी व्याख्या में इसका शासनकाल भी देख लेते हैं। राजपूताना की रियासतों के साथ वर्ष 1817 अधीनस्थ संधि की वार्ता चार्ल्स मेडकोफ ने की। लॉर्ड हेस्टिंग ने राजपूताना पर ब्रिटिश सर्वोच्चता, मराठा पिंडारी के प्रति राजपूताना की तटस्थता सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली के तत्कालीन रेजिडेंट चार्ल्स मेडकोफ को वार्तानुकार बताया। अगर शासनकाल पूछा जाए तो लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में, और वार्ताकार पूछा जाए या वार्तालाप करने वाला व्यक्ति पूछा जाए तो चार्ल्स मेडकोफ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ये नहीं है पूछा गया है। तो ए, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त सही है, लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि यही सही है। इसके बाद सर जॉन शोर आंग्ल नेपाल युद्ध, इसका लॉर्ड हेस्टिंग तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन सही है, पहले वो देख लेते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त किया, बिल्कुल सही। वेलेजली ने सहायक संधि किया, ये सही। लॉर्ड हेस्टिंग तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, अभी हमने पढ़ा था तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय लॉर्ड हेस्टिंग थे, ये सही है। सी इसका सही आंसर नहीं है, तो इसका नहीं पूछा गया है, तो इसका नहीं आंसर कौन सा आएगा? सी इसका नहीं है। सर जॉन शोर आंग्ल नेपाल युद्ध के समय ये नहीं था। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। आंग्ल नेपाल युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग के काल में हुआ, 1814 में। कब हुआ था ये याद रखना, 1814 में पहला युद्ध हुआ, लेकिन कोई विशेष सफलता नहीं मिली। 1815 में दूसरा युद्ध लड़ा गया, कुमाऊं में अल्मोड़ा को जीत लिया गया। मेजर जनरल ऑक्टरलोनी ने वीर गोरखा सरदार अमर सिंह थापा को मालवा का किला समर्पित करने के लिए विवश किया। ब्रिटिश सेना राजधानी काठमांडू से 30 मील की दूरी तक पहुंची। 2 दिसंबर 1800
15 को, ये याद रखना आप, 2 दिसंबर 1815 को सुगाली की संधि हुई थी। ये संधि हमने पहले भी पढ़ी है कि आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था। किसके शासनकाल में? आंग्ल नेपाल युद्ध। इसमें 3 बातें आप अच्छे से याद रखना। आंग्ल नेपाल युद्ध ये 1814 से 1816 के बीच में माना जाता है। लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में हुआ था। और 2 दिसंबर 1815 को जब संधि हुई थी, सगोली की संधि या सुगोलू की संधि, संधि को याद रखना आप, सुगोली की संधि हुई, इसके तहत ये अंत हुआ था। और संधि का अनुबंध मार्च 1816 में किया गया था। इस संधि के तहत कुमाऊं, गढ़वाल और शिमला जो जिले अंग्रेजों को सौंपे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? तो यहाँ पे हम सही सुमेलित हैं, सही सुमेलित देख लेते हैं। लॉर्ड वेलेजली। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय कौन था? लॉर्ड वेलेजली। नेक्स्ट आइए इसकी व्याख्या के साथ में इसको पढ़ते हैं। लॉर्ड एलन ने सिंध का अंग्रेजी राज्य में जो विलय हुआ था, कब हुआ था? अगस्त 1843 में। सिंध राज्य को अगस्त 1843 में जब विलय किया गया था, तो उस समय कौन शासित था या कौन शासन का था? लॉर्ड एलन बेरो का शासन था। लॉर्ड एलन बेरो। लॉर्ड डलहौजी कुशासन के आरोप में 1856 में अवध का विलीनीकरण किया या अवध को ब्रिटिश राज्य में मिला दिया था 1856 में। उसका शासक कौन था? वालिद अजी खान था या वाजिद अली था। और अंग्रेज अधिकार कौन था? लॉर्ड डलहौजी था। चतुर्थ आंग्लो मैसूर युद्ध 1799 में हुआ था। कब हुआ था? 1799 में हुआ था और लॉर्ड वेलेजली के काल में हुआ था। और तृतीय आंग्लो मराठा युद्ध, तृतीय आंग्लो मराठा युद्ध हुआ था। तृतीय आंग्लो मराठा युद्ध 1817 से ये 1818 के बीच में हुआ था। और लॉर्ड हेस्टिंग उसके शासनकाल में या उस समय हेस्टिंग का शासनकाल हुआ करता था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड ओली, अवध का विलीनीकरण, डफरिन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, लॉर्ड विलियम बेंटिक, चार्टर एक्ट 1833 का पारित होना और लॉर्ड लिटन, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का प्रारंभ होता है। इसमें सही नहीं है, तो सही नहीं है तो लॉर्ड लिटन वाला डी सही नहीं है। अगर कौन कौन से पहले सही देख लेते हैं। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में अवध का विलीनीकरण हुआ था 1856 में कुशासन का आरोप लगा के, बिल्कुल सही है ये। इसके बाद लॉर्ड डफरिन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात की जाए तो A.O. ह्यूम ने की थी। किसने की थी? A.O. ह्यूम ने की थी, लेकिन उसका शासनकाल पूछा जाए तो लॉर्ड डफरिन था। चार्टर एक्ट 1833 पारित हुआ था, तब कौन था? विलियम बेंटिक था। कौन था? विलियम बेंटिक उस समय भारत का जनरल गवर्नर था। इसके बाद प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध के समय कौन था? तो लॉर्ड लिटन नहीं था। तो इसका नहीं आंसर तो ये वाला हो जाएगा, डी इसका। इसका प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839-42 के मध्य हुआ था और इस समय भारत के जनरल गवर्नर कौन थे? ऑकलैंड थे। लॉर्ड लिटन के समय द्वितीय आंग्ल युद्ध हुआ था और लॉर्ड लिटन के समय द्वितीय आंग्ल युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन चतुराई पूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा हुआ है? विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मेयर, जॉन लॉरेंस। तो इस क्वेश्चन को हमने आज 2-3 क्वेश्चन पहले ही पढ़े थे, इसमें उसकी व्याख्या में देख लिया था कि चतुराई पूर्ण निष्क्रियता या अकर्मण्यता की नीति का उपयोग जॉन लॉरेंस के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? जॉन लॉरेंस के द्वारा। आइए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 73 है, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई थी। ये इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से ध्यान रखना। भारत में अंग्रेजों के समय गणना, ये एक सामान्य रूप से जनगणना पूछी गई है, ना कि विधिवत रूप से, ना कि एक नियमित रूप से पूछी गई है। तो ये जनगणना है आपकी लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में प्रथम जनगणना हुई थी, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। अब लॉर्ड मेयो के बारे में मैं आपको बता दूं, लॉर्ड मेयो ने अजमेर में लगभग 1875 में इन लॉर्ड मेयो ने मेयो कॉलेज की स्थापना अजमेर में की थी। वास्तव में ये कॉलेज नहीं है, ये मेयो कॉलेज एक स्कूल है, लेकिन इसका नाम है मेयो कॉलेज।
उसकी स्थापना लॉर्ड मेयो ने की थी। इसके बाद भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था जिस पर देशद्रोह का आरोप लगा था, ये कौन था? तो ये आपके थे लगभग लॉर्ड क्लाइव थे। इसके बाद लॉर्ड मेयो के बारे में एक बात और याद रखना कि लॉर्ड मेयो एक ऐसे अंग्रेज अधिकारी थे जिनकी मृत्यु उनके शासनकाल के दौरान ही हो गई थी। अफगान शासक था या अफगान का एक कैदी था जिसने अंडमान निकोबार द्वीप पर जब लॉर्ड मेयो गए थे घूमने के लिए, जब उनका भ्रमण का समय था लॉर्ड मेयो का अंडमान निकोबार द्वीप, तो वहाँ पे एक अफगान कैदी था, उसके द्वारा लॉर्ड मेयो को गोली मार दी। तो भारत के यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि भारत का ऐसा प्रथम कौन अंग्रेज अधिकार था जिसको उसके शासन के दौरान ही गोली मारकर हत्या कर दी? तो लॉर्ड मेयो थे। और लॉर्ड मेयो ने राजस्थान के अजमेर जिले में लॉर्ड या मेयो कॉलेज की स्थापना कब की थी? 1875 में। ये कॉलेज नहीं, एक स्कूल है, ठीक है। और प्रथम जनगणना कब की थी? प्रथम जनगणना की गई थी ये 1872 में की गई थी। 1872 के आसपास इसने प्रथम जनगणना करवाई थी। इसके बाद एक दूसरी बात यहाँ पे, अगर ये पूछा जाए कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था जिस पर देशद्रोह का आरोप लगा था, तो वो लॉर्ड क्लाइव था। और लॉर्ड क्लाइव ने इस बात से दुखी होकर आत्महत्या भी कर ली थी। इसके बाद यहाँ पे डी ऑप्शन लॉर्ड रिपन। अगर व्यवस्थित रूप से अगर ये पूछा जाए कि प्रथम जो जनगणना है ये अगर व्यवस्थित रूप से की गई थी तो ये लगभग 1881 के आसपास 1881 में लॉर्ड रिपन के द्वारा की गई थी। आइए इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 में प्रारंभ की गई थी, किंतु लॉर्ड रिपन के काल में नियमित जनगणना 1881 में हुई थी। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं 74। वह कौन व्यक्ति था जिसने भारत में पहली बार जनसंख्या की जनगणना करवाई या जनगणना की थी? तो वो था लॉर्ड मेयो। कौन थे वो? लॉर्ड मेयो थे। कब करवाई थी? 1872 में करवाई थी। अगर नियमित रूप से तो लॉर्ड रिपन आते हैं, इन्होंने कब कराई थी? 1881 में करवाई थी। सामान्य रूप से तो लॉर्ड मेयो 1872, व्यवस्थित रूप से या नियमित रूप से तो लॉर्ड रिपन 1881 में। इस दोनों को याद कर लेना आप। नेक्स्ट देखते हैं, किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वे भ्रमण पर थे एक दंडित अपराधी द्वारा या कैदी द्वारा की गई थी? ये मैंने आपको बताया था कौन था? एक अफगान शासक था या एक अफगान के द्वारा की गई थी। तो वे कौन थे? लॉर्ड मेयो थे। लॉर्ड मेयो को उन्होंने गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं एक बार। लॉर्ड मेयो का शासनकाल 1869 से 72 तक रहा था। हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भ्रमण के दौरान एक कैदी द्वारा मेयो प्रथम गवर्नर जनरल था जिसकी हत्या उसके कार्यकाल के दौरान या उसके कार्यकाल में की गई। किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल में की गई? तो इसका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो को मार दिया गया था 1872 के। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 77 है, अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी या अग्र या फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी लिटन। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। इससे पहले जो थे तो वो उदारतावादी नीति या निष्क्रमता की नीति या अकर्मता की नीति को अपनाते थे, लेकिन जब लॉर्ड लिटन आए तो उन्हें अग्रगामी नीति को अपनाया, आक्रामक नीति को अपनाया था। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। 1874 में लिटन के वायसराय बनकर आने पर अफगानिस्तान के प्रति अपनाई गई नीति में परिवर्तन आया। कुशल अकर्मण्यता, मैंने आपको बताया था नहीं, अकर्मण्यता की नीति या निष्क्रियता की नीति के जगह के स्थान पर इसने कौन सी नीति अपनाई थी? अग्रगामी नीति का अनुसरण होने लगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति, अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो लॉर्ड लिटन ने अपनाई थी। यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड लिटन ने अपनाई थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है, कौन भारत का वायसराय सबसे दीर्घकाल रहा था? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन,
लॉर्ड हार्डिंग या लॉर्ड मेयो। अगर इस क्वेश्चन के आधार पर देखा जाए तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन लगभग 7 साल तक भारत में लगातार वायसराय के पद पर रहे, या फिर लगातार इनका शासन रहा 7 वर्षों तक लॉर्ड कर्जन। अगर एक सामान्य रूप से पूछा जाए तो लॉर्ड डलहौजी है। लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल लगभग रहा था 1848 से, लॉर्ड डलहौजी याद रखना, 1848 से 1856 तक, लगातार 8 वर्षों तक, 1848 से 1856 तक लगातार 8 वर्षों तक सर्वाधिक शासनकाल अगर सामान्य रूप से पूछा जाए तो लॉर्ड डलहौजी का रहेगा। लेकिन यहाँ पर प्रश्न में लॉर्ड डलहौजी नहीं है, तो हमारा आंसर ए होगा लॉर्ड कर्जन। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासित संस्था 1882 में सशक्त की गई थी। जॉर्ज बार्लो द्वारा, लॉर्ड रिपन द्वारा, लॉर्ड कर्जन द्वारा, लॉर्ड लिटन द्वारा। तो यहाँ पे है रिपन, लॉर्ड रिपन के द्वारा इसका सही आंसर है। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से एक बार ज़रूर ध्यान रखना कि इसमें सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है। ये इसकी लैंग्वेज थोड़ी टफ जरूर, स्थानीय स्वायत्त संस्था 1882 में सशक्त की गई थी। तो इसकी जगह कई बार ये भी क्वेश्चन सिंपल सा बना दिया जाता है कि स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है। तो ये स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर बी है, लॉर्ड रिपन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया। तो इसका सही आंसर लॉर्ड रिपन है। तो लॉर्ड रिपन कौन से ऑप्शन में, डी। तो यहाँ पे डी इसका सही आंसर है, लॉर्ड रिपन इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था। मैं आपको बता दूं एल्बर्ट बिल विवाद वास्तव में क्या था। जिस तरह से भारत में लॉर्ड डलहौजी ने, फिर विलियम बेंटिक ने भारतीय लोगों की शिक्षा के लिए प्रावधान किए थे, तो भारत में लोग पढ़ने लग गए थे और मतलब शिक्षा का स्तर भी ऊंचा होने लगा था। तो भारतीय लोगों को कुछ अधिकार के रूप में या अधिकारी के रूप में पद पर नियुक्त किया गया, और कुछ भारतीय लोग थे जो न्यायिक अधिकारी बने, जैसे न्यायाधीश बने। तो यूरोप के लोगों ने, जो यूरोपीय न्यायाधीश थे, उनकी समानता भारतीय न्यायाधीशों के समान नहीं होना चाहिए, अर्थात यानी भारतीय न्यायाधीशों का विरोध किया जाने लगा कि यूरोप के देशों की जो लोगों की समस्या है उनका न्याय भारतीय लोग के हैं या भारतीय जो न्यायाधीश है वो नहीं कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन देखते हैं कि कौन सा ऐसा ऑप्शन मिलता है हमें। एल्बर्ट विवाद, हाँ, तो ए है भारतीय द्वारा हथियार लेकर, ये इसका सही आंसर नहीं है। इसका बी है भारतीय भाषा में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों और पत्रिकाओं पर प्रतिबंध लागू करना, ये भी इसका आंसर नहीं है। इसके बाद बी देखते हैं, यूरोप के लोगों के मामले में सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई की अयोग्यता को हटाना। तो इसका ये आंसर सही है, क्योंकि यूरोप के लोग ये मानते थे कि जो यूरोपीय न्यायाधीश थे वो सही है और भारतीय न्यायाधीश में इतनी योग्यता नहीं कि उनके मामलों की वो सुनवाई करें। तो एल्बर्ट विवाद उत्पन्न हो गया था। तो इसका सही आंसर है आपका सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 83, किस पदावधि में महिलाओं तथा बच्चों की कार्य अवधि के घंटों को सीमित करने तथा स्थानीय शासन को आवश्यक नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम का अभिग्रहण किया गया। यानी प्रथम फैक्ट्री अधिनियम किसने बनाया था और कब बनाया गया था, ये पूछा गया है। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा सी, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। इसका सही आंसर है आपका लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। लॉर्ड रिपन को ब्रिटिश भारत के वायसराय में सबसे अधिक उदारवादी माना जाता है। उन्होंने 100 या उससे अधिक कार्यरत मजदूरों वाली फैक्ट्रियों में काम करने वाली महिलाओं, बच्चों के संबंध में कुछ उदारवादी नियम बनाए, जिन्हें प्रथम फैक्ट्री अधिनियम, इसको याद रखना, लॉर्ड रिपन ने बनाया था। किसने बनाया था, लॉर्ड रिपन ने बनाया था। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 के रूप में माना जाता है। इस अधिनियम के तहत 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की फैक्ट्री में काम करने पर रोक व 7 से 12 वर्ष के बच्चों की कार्यावधि प्रति 9 घंटे की तरह महीने में 4 दिन की छुट्टियों का प्रावधान किया था। ये सारे कार्य, अर्थात प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 में जो लाया गया था वो कौन लाया था, तो ये लाए गए थे लॉर्ड रिपन के शासनकाल के दौरान आया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है ऑप्शन फैक्ट्री एक्ट 1881। फैक्ट्री एक्ट 1881 औद्योगिक कामगारों की मजदूरी नियत करने के लिए और कामगारों को मजदूर संघ बनाने देने की दृष्टि से पारित किया गया था। ये है NM लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थे। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही कथन या कौन से कथन सही है? तो मैं आपको बता दूं कि ये इसका ऑप्शन नंबर 1 है, ये सही तो है, लेकिन यहाँ पे नियत मजदूरी के लिए कुछ भी बात नहीं की थी। ओनली फॉर यहाँ पे केवल बच्चों की सुरक्षा के लेकर ये फैक्ट्री एक्ट 1881 बनाया गया था। बच्चों की सुरक्षा को लेकर बनाया गया था। मजदूरी की जो नियत करने के लिए या उनके संघ बनाने के संबंध में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं किया, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 यहाँ से गलत होता है और ऑप्शन नंबर 2 सही है। NM लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने वाले प्रथम या अग्रगामी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 है, निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वशासन या स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? तो लॉर्ड रिपन को माना जाता है। लॉर्ड रिपन। तो यहाँ स्थानीय स्वशासन का जनक कौन है? लॉर्ड रिपन। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मैंने जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए थे उन क्वेश्चन को कुछ क्वेश्चन को मैंने हटा भी दिया है बीच में से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? नहीं पूछा गया है। स्थानीय स्वशासन लॉर्ड लिटन है ही नहीं, अभी पढ़ा हमने, कौन था? लॉर्ड रिपन था। स्थानीय स्वशासन का जनक कौन माना है? लॉर्ड रिपन। सहायक संधि बेलेजली सही है। राज्य अपहरण नीति या राज्य को हड़पना नीति किसकी थी? डलहौजी की। स्थायी बंदोबस्त कार्नवालिस ने किया था। स्थायी बंदोबस्त बंगाल, बिहार, उड़ीसा में चलता था। भारत के 19% भूभाग पर था। स्थायी बंदोबस्त यानी भूमि का राजस्व कर यानी टैक्स के रूप में जो कर लिया जाता था वो था। इसके बाद स्थानीय शोषण रिपन था, नो कि लिटन था। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सुमेलित नहीं है पूछा गया तो ए इसका सही आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 87, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे चार्ल्स क्लाइव, पेंटिंग, चार्ल्स मेडकोप और कर्जन। अगर ऐसे क्वेश्चन थोड़े हमें डिफ़िकल्ट लगते हैं लेकिन इसमें 1 या 2 ऑप्शन भी हमें कई बार पता होते हैं तो सारा क्वेश्चन हमारा सही हो सकता है। जैसे चार्ल्स मेडकोप को भारत में प्रेस का जो मुक्तिदाता है वो चार्ल्स मेडकोप का कहा जाता है। भारत में जो प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मेडकोप, तो प्रेस से प्रतिबंध हटाना ये सही है। इसके बाद जो बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, ये लगभग हुआ था 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ था वो कर्जन के समय हुआ था, लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। और मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था कि बंगाल में दोहरा शासन 1865 से 1872 तक रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा या लॉर्ड क्लाइव के द्वारा चलाया गया था। कब चलाया गया था? 1765 से 1772 तक चलाया गया था, क्लाइव के समय चलाया गया था। और बेंटिक अंग्रेजी शिक्षा देने जाता था। तो ये सारे तो यहाँ से सुमेलित कीजिए। तो चार्ल्स मेडकोप प्रेस पे प्रतिबंध हटा दिया, कर्जन बंगाल विभाजन 1909 में, क्लाइव बंगाल में दोहरा शासन और बेंटिक अंग्रेजी शिक्षा का प्रावधान किया था। सूची 1 को ये सेम इसी प्रकार क्वेश्चन है। यहाँ पे हमको सुमेलित करते हैं लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, यानी किसने क्या क्या कार्य किए। तो लॉर्ड डलहौजी ने, तो लॉर्ड डलहौजी की नीति देख लेते हैं हम। सबसे पहले व्यापक नीति राज्य हड़प नीति किसकी थी? लॉर्ड डलहौजी की थी, तो ये इसका डी है। विलियम बेंटिक सती प्रथा का निषेध किया था राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर। 1829 में सती प्रथा का निषेध किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। तो ये दोनों हो गए। इसके बाद थर्ड देखते लॉर्ड रिपन ने अपनी अभी आगे पढ़े थे क्वेश्चन में स्थानीय सुशासन का जनक था। और लॉर्ड कर्जन बंगाल का विभाजन 1905 में किया गया था। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 है,
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी? हेस्टिंग, वेलेजरी, कर्जन या विलियम बेंटिंग? तो लॉर्ड कर्जन के काल में। तो यहाँ पे इसका सही आंसर है सी, लॉर्ड कर्जन के काल में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी। एक यहाँ से और क्वेश्चन बनता है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की विभाग की स्थापना किसके? तो अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में थी, तो 1861 में। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किसके नेतृत्व में? इस विभाग का अध्यक्ष कौन था? तो अलेक्जेंडर कनिंघम था, 1861। ये डेट याद रखना, 1861। लेकिन यहाँ पे इसका सही आंसर क्या है? सी, लॉर्ड कर्जन। ये नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 91। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी लॉर्ड कर्जन के काल में, वेलेजली के काल में, बेंटिक के काल में, हेस्टिंग्स के काल में? तो ऊपर हमने व्याख्या में या ऊपर वाले क्वेश्चन में पढ़ा था किसके शासन काल में हुई थी? लॉर्ड कर्जन के काल में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 93। प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था? मिंटो, लिथगो, कर्जन या लॉर्ड कैनिंग? तो इसका सही आंसर है सी, इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन की। यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना भी लॉर्ड कर्जन के काल में हुई, और प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट का पारित भी कब हुआ था? लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? तो देखो, कर्जन को औरंगजेब से तुलना इसलिए की थी कि एक तो मिंटो, लॉर्ड मिंटो और कर्जन दोनों ने फूट डालो राज करो की नीति अपना ली थी भारत में। ये लॉर्ड कर्जन ने फूट डालो राज करो और मिंटो ने भी फूट डालो राज करो, इन दोनों ने फूट डालो राज करो की नीति अपनाई थी। और औरंगजेब से तुलना इसलिए की क्योंकि औरंगजेब ने भी जनता के हित में नहीं सोचा था, केवल और को अपनी सूबेदारी बढ़ाई, यानी सूबे, मुगल काल में सूबेदारी व्यवस्था थी, तो अपने सूबे या अपने प्रांतों को बढ़ाते गया, यानी राज्य विस्तार सर्वाधिक मुगल काल में था। अकबर के समय में इसके बाद में सर्वाधिक देखा जाए तो मुगल काल में सर्वाधिक साम्राज्य विस्तार हुआ था, वो औरंगजेब के शासनकाल में हुआ था। और इसी तरह कर्जन ने भी साम्राज्य विस्तार पर ही ध्यान दिया, जनता के बारे में, जनता की भलाई के बारे में नहीं सोचा था, इसलिए इसकी तुलना किससे की कि औरंगजेब से। तो ये किसने की थी पूछा गया, तो इसका बी आंसर है, जी बी या जी के खोखले के द्वारा की गई थी, गोखले के द्वारा, सॉरी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। लॉर्ड कर्जन ने अपने वायसराय काल में भारतीय जनमानस की आकांक्षाओं की पूर्णतः अवहेलना करते हुए भारत में ब्रिटिश शासन को सुदृढ़ करने का प्रयास किया। गोपाल कृष्ण गोखले ने कर्जन के प्रशासन की तुलना मुगल सम्राट औरंगजेब से की थी। अब क्यों की थी, तो आपके समझ गया कि कर्जन ने फूट डालो राजनीति अपनाई थी, साम्राज्य विस्तार करना सोचा, जनता के बारे में नहीं सोचा। और औरंगजेब ने यही किया, अपने साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार, मुगल काल में सर्वाधिक विस्तार भी औरंगजेब के समय हुआ था, जनता के बारे में नहीं सोचा था। 95। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसराय पर विचार कीजिए। लॉर्ड कर्जन, चैमफोर्ड, हार्डिंग और इरविन। अर्थात इनका क्रम पूछा गया, तो इसका क्रम यहाँ से इसकी व्याख्या में देख लेते हैं। लॉर्ड कर्जन का भारत में था शासन 1899 से 1905। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905, हार्डिंग 1910 से 1916। ये वही लॉर्ड हार्डिंग है जिसपे राजस्थान के दो वीर क्रांतिकारी जोरावर सिंह बारठ और केसर सिंह बारठ ने दिल्ली दरबार जाते समय बम इनके ऊपर बम फेंक दिया था, लेकिन ये मरे नहीं थे, ये बच गए थे। तो ये वही लॉर्ड हार्डिंग है। तो जोरावर सिंह बारठ और केसर सिंह बारठ थे। 1910 से 1916, चैम्सफोर्ड 1916 से 1921, लॉर्ड इरविन 1926 से 1931। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पहला, लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया और पूर्वी बंगाल और असम नामक एक नया प्रांत बनाया। इसका सही आंसर बी है। इसका दोनों के दोनों सही आंसर है। इसकी एक बार वापस देखते हैं इसको कि
असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में, असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो पहला लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय किया लिया था, तो ये भी सही है। और पूर्वी बंगाल और असम नामक एक नया प्रांत बनाया, तो ये दोनों यहाँ से सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। फूट डालो और राज्य करो या राज करो की रणनीति अपनाई थी लॉर्ड कर्जन द्वारा, मार्ले मिंटो द्वारा यानी लॉर्ड मिंटो के द्वारा, डलहौजी द्वारा या वेलेज। इससे आगे वाले क्वेश्चन की व्याख्या में भी और उस आंसर में भी मैंने आपको बताया था, तो किसने की थी? लॉर्ड कर्जन ने और मिंटो के द्वारा फूट डालो राज करो की नीति अपनाई गई थी, इसलिए औरंगजेब से इनकी तुलना की गई थी। इसकी व्याख्या भी पढ़ लेते हैं। फूट डालो राज करो की रणनीति लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड मिंटो दोनों के द्वारा अपनाई गई। इस नीति से मिंटो ने पृथक निर्वाचन प्रणाली को प्रोत्साहन दिया। ये मुख्य रूप से मुसलमानों के लिए अपनाई गई ताकि हिंदू मुस्लिम आपस में विरोधी बन जाए। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में ब्रिटिश सरकार ने स्पष्ट रूप से मुस्लिम समर्थक, ब्रिटिश सरकार क्या करती? मुस्लिम समर्थक बनती और हिंदू विरोधी नीति अपनाई, और यही नीति औरंगजेब ने भी अपनाई थी। इस नीति के प्रतीक के रूप में 1805 में बंगाल का विभाजन हो गया। भंग का उद्देश्य प्रशासन की सुविधा उत्पन्न करना नहीं था जैसा दावा किया गया था, बल्कि इसके दो स्पष्ट उद्देश्य, एक हिंदू और मुस्लिम को लड़ाना और दूसरे नव जागृत बंगाल को चोट पहुंचाना था। क्वेश्चन नंबर 98 है, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी इसके शांतिप्रिय निधन में के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसने लिखा था, यानी ये कथन किसने कहा था? तो ये कथन कहा था लॉर्ड कर्जन के द्वारा कहा गया था। ये कथन लॉर्ड कर्जन के द्वारा कहा गया, जिसका सही आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99, इनमें से किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने, उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल किया था? ये तो कर्जन, मिंटो, डफरिन या हार्डिंग। तो इसमें किसने किया था? सबसे पहले प्रयास तो लॉर्ड मिंटो ने किए थे। यानी मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की स्थापना, यानी उनका अलग चुनाव होना चाहिए, और हिंदू विरोधी नीति अपनाई, कांग्रेस को विरुद्ध कर दिया मुसलमानों को। तो सारे के सारे लॉर्ड मिंटो के द्वारा करवाए गए थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? कर्जन, कैनिंग, इरविन या रेडिंग? तो लॉर्ड रेडिंग थे, ये भारत के एकमात्र यहूदी वायसराय थे। इसकी व्याख्या देखते हैं, इनका शासनकाल भी देख लेते हैं। भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय लॉर्ड रेडिंग था 1921 से 26 के बीच में। कब था? 1921 से 26 के बीच में। चोरी चौरा कांड, स्वराज पार्टी का गठन, रोलेक एक्ट इनके निरसन में हुआ था। अर्थात इनके शासनकाल में कब तो चोरा चोरी कांड हुआ था और स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 103 है, ब्रिटिश भारत की राजनीति का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके शासनकाल में या किसके काल में क्रियान्वित हुआ? मिंटो, हार्डिंग, चैम्सफोर्ड या रेडिंग? तो इसका सही आंसर है लॉर्ड हार्डिंग। जैसे कि मैंने बताया था, लॉर्ड हार्डिंग ये 1910 से 1916 तक शासनकाल रहा था, और ये 1911 में जब दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था तो जोरावर सिंह बारट और केसर सिंह बारट के द्वारा बम फेंका गया था, और उसी के दौरान दिल्ली स्थानांतरण, कलकत्ता की राजधानी दिल्ली स्थानांतरण कर दी गई थी। अर्थात भारत की यहाँ से क्वेश्चन और बनता है कि भारत की राजधानी दिल्ली कब स्थानांतरित किया, दिल्ली को भारत की राजधानी कब घोषित किया गया था? तो 1911 या 1912, मोस्ट ऑफ 1911 इसका सही आंसर है। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के समय भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की। लॉर्ड हार्डिंग ने वर्ष 1911 में जॉर्ज पंथम, महारानी मेरी को भारत बुलाया। दिल्ली में भव्य दरबार को है जिसे दिल्ली दरबार कहा जाता है, ठीक है। दिल्ली दरबार या तृतीय के नाम से जाना जानते हैं।
इसी तरह बंगाल विभाजन को रद्द करते हैं। देखो, बंगाल विभाजन 1905 में हुआ। इसमें इस दिल्ली दरबार में मुख्य रूप से 3 घटनाएं हुई। पहला तो लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया, एक तो ये घटना रास्ते में। दूसरा कि 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ था, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में, कर्जन के समय, उसको इन्होंने निरस्त कर दिया। और जो कलकत्ता राजधानी थी उसको 1911 में, कब? 1911 में दिल्ली में। तो 3 बातें याद रखना। बम फेंका गया हार्डिंग पर 1911 में। दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया था, तो वो बनाया गया था 1911 में। बंगाल के विभाजन जो कर्जन के समय 1905 में हुआ था, उसको ख़त्म किया था हार्डिंग ने 1911 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 104 क्वेश्चन है। सही जोड़े बनाइए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। यानी चुक का सिद्धांत या राज्य हड़प की नीति किसने अपनाई थी? बंगाल का विभाजन किसने किया था? बंगाल में दोहरा शासन किसने किया था? तो सामाजिक सुधार किसने किया था? तो इसमें राज्य हड़प नीति तो किसके द्वारा की गई थी? राज्य हड़प नीति थी वो की गई थी आपके डलहौजी के द्वारा। बंगाल का विभाजन कर्जन के शासनकाल में हो गया था। बंगाल में द्वैध शासन क्लाइव के समय, और सामाजिक सुधार सती प्रथा का रोकथाम बेंटिक के द्वारा किया गया था। राज्य हड़प नीति एक बार होती। राज्य हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी। बंगाल के विभाजन 1905 में कर्जन। बंगाल में दोहरा शासन 1765 से 72 के बीच में क्लाइव ने किया था। सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने किया था। राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर 1829 में सती प्रथा का रोकथाम किया था। यहाँ पे गवर्नर जनरल और वायसराय का टॉपिक